Good morning, students. We had started the chapter 2 of history. We already completed the 3 parts of this chapter. In the third part, we studied about the revolution of October 1970. Okay, in this part, we will study that what changed after October. Okay, हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था कि बॉल्शेविक पार्टी जो है बॉल्शेविक पार्टी जिसके लीडर व्लादिमीर लेनिन थे, वो वापस आ चुके थे अप्रैल में और उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट को ओवरकम करना शुरू कर दिया था और बॉल्शेविक पार्टी अब ज़्यादा पॉपुलर होने लगी थी रशिया में। ओके, तो आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, द बॉल्शेविक वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। हमने क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि बॉल्शेविक्स की क्या 3 डिमांड्स थी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिनकी है उनको वापस लौटा दिया जाए और ज़्यादातर जो बैंक्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको नेशनलाइज्ड कर दिया जाए। तो ऐसा ही हुआ और प्राइवेट प्रॉपर्टी को टोटली अपोज कर दिया बॉल्शेविक पार्टी ने और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया नवंबर 1917 तक। इसका ये मतलब ये था कि गवर्नमेंट जो है वो टुक ओवर कर लेगी ओनरशिप को और मैनेजमेंट को। ठीक है, लैंड जो थे वो सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिए गए थे और जो पीजेंट्स थे उन्हें अपने लैंड को सीज करने का अधिकार मिल गया जो नोबिलिटीज़ के पास थी। ठीक है, शहरों में बॉल्शेविक्स जो थे वो बड़े बड़े घरों का पार्टीशन करवाने लग गए थे फैमिली की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और उन्होंने जो ओल्ड टाइटल्स थे एरिस्टोक्रेसी के उनको बैन कर दिया था। टू असर्ट द चेंज न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइंड फॉर द आर्मी। ठीक है, और बदलाव लाने के लिए उन्होंने जो आर्मी थे ऑफिसर्स थे उनकी यूनिफॉर्म्स को भी चेंज करवा दिया। जो क्लोथिंग कंपटीशन था वो 1918 में ऑर्गेनाइज किया गया जब सोवियत व्हेन द सोवियत हैट वाज चूजन, जब सोवियत हैट को चुना गया। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं दैट इज़ ये सोल्जर है एक वहाँ का। बॉल्शेविक्स ने जो पैटर्न चेंज किया था ये उनके क्लोथिंग का, उसमें इस तरह की हैट को दिया जाता था सोल्जर्स को पहनने के लिए। ठीक है, तो अब वहाँ पर एक पार्टी बन चुकी थी कम्युनिस्ट पार्टी। बॉल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया था। तो अब यही एक पार्टी वहाँ पर रह गई थी रशिया में। नवंबर 1917 में जो बॉल्शेविक्स थे उन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, लेकिन वो फेल रहे मेजॉरिटी का सपोर्ट लेने में। फिर जनवरी 1918 में असेंबली ने बॉल्शेविक के मेजर्स को, बॉल्शेविक्स के जो डिमांड्स थी उनको रिजेक्ट कर दिया और लेनिन को डिसमिस कर दिया गया असेंबली से। ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत was more democratic than an assembly elected in uncertain condition। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि जितने भी रशियन कांग्रेस हैं सोवियत के वो डेमोक्रेटिक हैं और असेंबली के इलेक्शन में वो अनसर्टेन कंडीशन में भी उनको चूज़ करेंगे। मार्च 1918 में अपोजिशन में आने के बाद उनकी जो पॉलिटिकल एलाइज थी, जो बॉल्शेविक जो थे उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाई थी जर्मनी के साथ, ब्रेस्ट लिटोव्स्क के साथ। इन द ईयर दैट फॉलोड द बॉल्शेविक बिकेम the only party to participate in election of all Russian Congress of Soviet, which became the parliament of the country। ठीक है, जो अगले साल आने वाले थे, जो आने वाले सालों में बॉल्शेविक जो थी वही एक सिंगल पार्टी रह गई थी जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी और बाद में जो जाकर के कंट्री की पार्लियामेंट भी बनी। रशिया में अब वन पार्टी सिस्टम बन चुका था, एक ही पार्टी रह गई थी। कौन सी थी वो? कम्युनिस्ट, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, जो बॉल्शेविक का नाम बदल करके रखा गया था। ट्रेड यूनियन वर कैप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। जो ट्रेड यूनियन था वो भी पार्टी के कंट्रोल में था। जो सीक्रेट पुलिस थी जिसे चेका कहा जाता था, फिर बाद में ओगपू और एनकेवीडी कहा गया, है ना। तो जो सीक्रेट पुलिस थी वो उन लोगों को पनिश्ड करती थी जो बॉल्शेविक्स को क्रिटिसाइज़ करते थे और बहुत से जो यंग राइटर्स और आर्टिस्ट थे वो भी
इस पार्टी को रिलाई करते थे बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज, क्योंकि ये सोशलिज्म और बदलाव लाने के लिए खड़ी थी ये पार्टी, इसलिए कई जो राइटर्स थे इसको रिलाई भी कर रहे थे। अक्टूबर 1917 के बाद दिस लैड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड एग्रीकल्चर। अक्टूबर 1917 के बाद बोल्शेविक पार्टी जो थी कम्युनिस्ट, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया था, इन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर्स में भी एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन्ड, लेकिन ज़्यादातर उनमें से झूठे साबित हुए, क्योंकि जो सेंसरशिप थी पार्टी की वो एनकरेज हो रही थी, मतलब अब उनके विरोध में जो पार्टी है वो शुरू हो रही थी। ओके, नाउ द सिविल वॉर। व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, हमने क्या पढ़ा था कि बोल्शेविक्स ने ऑर्डर दिया था कि जो लैंड है वो वापस जिनकी थी उनको वापस कर दी जाए। तो जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो रशियन आर्मी जो है वो ब्रेकअप होने लगी। जो सोल्जर्स थे जिनमें मोस्टली पीजेंट्स थे वो वापस घर जाना चाहते थे इस रीडिस्ट्रीब्यूशन को के लिए, अपनी ज़मीनें वापस लेने के लिए। जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे और जो सपोर्टर्स थे ऑटोक्रेसी के, है ना, वो कंडेम कर रहे थे, विरोध कर रहे थे बोल्शेविक्स की अपराइजिंग को, है ना। उनके जो लीडर्स थे वो साउथ रशिया की तरफ गए और उन्होंने अपना एक ट्रूप बनाया, अपनी सेना बनाई बोल्शेविक से लड़ने के लिए। बोल्शेविक को द रेड्स कहा जाता था। 1918 और 1919 के बीच में जो ग्रीन्स थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज और जो वाइट्स थे प्रो स्टारिस्ट्स, है ना, ये जो दो पार्टीज़ थी इन्होंने रशियन एम्पायर के ज़्यादातर पार्ट पर कंट्रोल कर लिया और फिर वापस वो फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज़ ट्रूप से जब वापस आए तो ये सारी फोर्सेस जो थी वो रशिया में सोशलिज्म की ग्रोथ से काफ़ी चिंतित हो गई थी। एज दीज ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक्स फॉट अ सिविल वॉर, फिर ये जो ग्रीन्स और वाइट्स थे, ये जो ट्रूप्स थे ये दोनों इकट्ठे हो गए और बोल्शेविक्स के अगेंस्ट इन्होंने सिविल वॉर शुरू कर दिया। लूटपाट की गई और बंदी बनाए गए और अकाल पड़ना, ये सब एक कॉमन फिनोमिनन हो चुका था इस सिविल वॉर के दौरान। प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो सपोर्टर्स थे वाइट्स के बीच में, उन्होंने बहुत ही कड़े कदम लिए थे पीजेंट्स के विरोध में, जिन्होंने अपनी अपनी ज़मीनें वापस ले ली थी। सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बॉल्शेविक। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो नॉन बॉल्शेविक थे, वाइट्स और ग्रीन्स जो थे, जो नॉन बॉल्शेविक पार्टीज थी, इनका जो पॉपुलैरिटी थी वो कम होने लगी और सपोर्ट भी इनको फिर नहीं मिला। जनवरी 1920 तक आते आते बॉल्शेविक्स का पूरे रशियन एम्पायर पर कंट्रोल हो गया, ज़्यादातर पार्ट जो था रशिया का वो इनके कंट्रोल में आ गया। नाउ दिस सक्सीडेड ड्यू टू the cooperation with they succeeded due to the non-cooperation with non-Russian nationalities and Muslim jihadists, jihadists, okay। और साथ ही वो नॉन रशियन नेशनैलिटीज़ जो थी, जो मुस्लिम्स थे, उनका भी कॉपरेशन उन्हें मिलने लगा, ठीक है। कॉपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्व्स टर्न बॉल्शेविक्स, है ना, लेकिन जिन रशियन कॉलोनीज ने अपने आप को बॉल्शेविक्स में कन्वर्ट किया था उनको ये कॉपरेशन नहीं मिल रहा था। खीवा में, जो सेंट्रल एशिया का एक पार्ट है, बॉल्शेविक कॉलोनिस्ट ने एक बहुत बुरी तरीके से लोकल नेशनलिस्ट को बहुत बुरी तरीके से मसाइकर किया, जो है उनको कुचल दिया इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिस्ट। किस नाम पे कि हम सोशलिज्म को डिफेंड कर रहे हैं। सोशलिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो लोकल नेशनलिस्ट थे खीवा के, उनको बॉल्शेविक कॉलोनिस्ट्स ने क्या किया कि मसाइकर किया, उनको हत्याकांड कर दिया, वहाँ पर बहुत हत्याकांड मचाया वहाँ पर। इस सिचुएशन में ज़्यादातर जो लोग थे वो इस बात में कंफ्यूज हो गए थे कि जो बॉल्शेविक गवर्नमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करना चाह रही, क्या दिखाना चाह रही है ऐसा करके। Partly to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union, ठीक है। इनके रेमेडी के लिए, इनके उपचार के रूप में ज़्यादातर जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने पॉलिटिकल
ऑटोनॉमी दे दी सोवियत यूनियन को, यूएसएसआर जिसे कहा जाता है। यूएसएसआर द बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। दिसंबर 1922 में रशियन एम्पायर के मोस्ट ऑफ द पार्ट, जितने सारे पार्ट पर लगभग बोल्शेविक्स का कंट्रोल हो चुका था और उन्होंने रशिया को यूएसएसआर का सोवियत यूनियन में बदल दिया, सोवियत यूनियन का रूप दे दिया। बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज दैट द बोल्शेविक फोर्स टू द लोकल गवर्नमेंट, लेकिन जल्द ही ये अनपॉपुलर पॉलिसीज जो थी बोल्शेविक्स की, उनके कारण लोकल गवर्नमेंट के जिन्हें लोकल गवर्नमेंट फॉलो कर रही थी, जैसे कि नोमाडिज्म को डिस्करेज करना, है ना, विलेज एरियाज़ में जो नोमाड्स रहते थे उनको डिस्करेज किया उन्होंने। तो ऐसे कुछ उनके अनपॉपुलर पॉलिसीज़ थी जिनके कारण उनका जो पॉपुलैरिटी थी और वो कम होने लगी थी और उनका सक्सेस जो था वो पार्टली रह गया, मतलब उनका सक्सेस जो था वो कम हो गया था, सक्सेस उनको उतनी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। देन मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, रशिया को सोशलिस्ट सोसाइटी कंप्लीटली कैसे बनाया गया? ओके, सिविल वॉर के दौरान जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था, है ना। उन्होंने पीजेंट्स को ये परमिशन दे दी थी कि वो अपनी ज़मीन पर खुद ही खेती करें और वो ज़मीन उनकी अपनी होगी। बोल्शेविक्स जो थे वो कॉन्फिस्केटेड लैंड का यूज़ करते थे, है ना, अपने कलेक्टिव वर्क को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। एक ज़मीन पर एक साथ मिलकर के वो काम कर रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपने कलेक्टिव वर्क कर रहे थे और इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, है ना। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस, तो इस तरह से एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की प्रोसेस इंट्रोड्यूस की गई। ऑफिशियल्स जो थे उन्हें असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर अ 5 year पीरियड। जो ऑफिसर्स थे उनको ये बताया गया कि इकोनॉमी कैसे वर्क करेगी और 5 year के पीरियड के लिए एक टारगेट सेट किया गया, है ना। इस बेसिस पर उन्होंने 5 year प्लान्स बनाया। गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए सभी जो गुड्स थे उनके प्राइसेस फिक्स कर दिए ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स, है ना। जो पहले 2 5 year प्लान बनाए गए 1927 से 32 और 33 से 38 के बीच में जो 2 प्लान्स बनाए गए, उनके दौरान जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे वो उनके रेट फिक्स, प्राइसेस फिक्स कर दिए ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोशन मिल सके। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जो सेंट्रलाइज जो ये प्लानिंग की गई इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा 1929 से 33 के बीच में 100% बाय 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील। ऑयल, कोल और स्टील का बहुत ज़्यादा उस समय प्रोडक्शन हुआ। नई फैक्ट्री सिटीज़ में आई, नई नई फैक्ट्रीज बनाई गई। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन, है ना। ये जो लेकिन कंस्ट्रक्शन हो रहा था, लगातार जो कंस्ट्रक्शन होता जा रहा था, इसमें जो वर्किंग कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं दी जा रही थी, है ना। इन द सिटी ऑफ मैग्निटोगोर्स्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 years, है ना। शहर एक है रशिया में जिसको मैग्निटोगोर्स्क कहा जाता है। उस शहर में जो कंस्ट्रक्शन था स्टील प्लांट का वो 3 years में डेवलप हो गया, उसका डेवलपमेंट 3 साल के अंदर ही हो गया और काफ़ी अचीवमेंट भी हुई, काफ़ी अचीवमेंट्स भी की इस स्टील प्लांट ने। वर्कर्स जो यहाँ पर रहते थे उनकी जो लाइफ थी बहुत हार्ड थी और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 550 वर्कर्स ऐसे थे जो लगातार काम कर रहे थे। एक क्वार्टर्स में वो रहते थे सर्दियों के टाइम पर 40 डिग्री से भी नीचे के तापमान में, नीचे के टेम्परेचर में। People had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet, है ना। टॉयलेट तक टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं थी, मतलब इतनी पुअर कंडीशन थी वर्कर्स की। कंस्ट्रक्शन तो हो रहा था और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही थी, लेकिन जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशन ख़राब होती जा रही थी। उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो डाउन हो रहा था और बहुत ही हार्श कंडीशन में वो लोग अपना लाइफ सर्वाइव कर रहे थे, है ना।
An extended schooling system developed and arrangements were made for factory worker and peasants to enter universities. स्कूल सिस्टम बनाया गया, डेवलप किया गया स्कूलिंग सिस्टम को, और ज़्यादातर जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री दी गई. क्रेचेस वर इस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर. जो फैक्ट्री के वीमेन वर्कर्स थी, उनके बच्चों के लिए जो है एक पालना घर बनाया गया हर फैक्ट्री में. चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइड. सस्ते पब्लिक हेल्थ केयर की सुविधा दी गई फैक्ट्री के वर्कर्स को. मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स, है ना, जो रहने के लिए क्वार्टर्स थे वो भी सेटअप किए गए वर्कर्स के लिए. तो ये जो सारे इफ़ेक्ट थे वो हालांकि अनइवन थे, हर जगह पर एक जैसे नहीं थे. जैसे कि हमने भी पीछे पढ़ा मैग्नीटोगोर्स्क सिटी के बारे में कि वहाँ पर वर्कर्स की कंडीशन बहुत पुअर थी, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत अच्छी कंडीशन थी. तो ये जो इफ़ेक्ट थे वो अनइवन थे, पूरे रशिया में एक जैसे नहीं थे, है ना. लेकिन गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे, इतने रिसोर्स नहीं थे कि वो पूरी रशिया में एक जैसी सुविधाएं दे सकते. ओके, नाउ स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिविजेशन. है ना, स्टैलिनिज्म क्या है? द पीरियड ऑफ अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी. The period of the early period planned economy was linked to the disaster of the collectivization of agriculture. है ना, हमने क्या पढ़ा था कि लैंड्स को इकट्ठा करके और कलेक्टिव वर्क होता था जो एग्रीकल्चरल लैंड थे. तो ये प्लान्ड इकोनॉमी के अंतर्गत ये काम हुआ. 1927 और 28 के बीच में सोवियत रशिया में जो टाउन्स थे उन्हें ग्रेन सप्लाई की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. गवर्नमेंट ने प्राइसेस फिक्स कर दिए थे ग्रेन्स के, और उसी प्राइस पर वो ग्रेन्स को उन्हें बेचना पड़ता था. लेकिन जो पीजेंट्स थे उन्होंने अपने ग्रेन को गवर्नमेंट बायर्स को बेचने से मना कर दिया इन प्राइसेस पर. जो स्टालिन था, जो लेनिन की डेथ के बाद बोल्शेविक पार्टी का लीडर बना, उसने इमरजेंसी मेजर्स इंट्रोड्यूस किया. उसका मानना था कि जो रिच पीजेंट्स और ट्रेडर्स हैं विलेज साइड में, उन्हें स्टॉक रखना चाहिए अपने पास और उस स्टॉक को हायर प्राइस में बेचना चाहिए. स्पेक्यूलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड. है ना, तो जो ये सप्लाई थी उसे रोक दिया गया. 1928 में पार्टी के मेंबर्स जो है वो ग्रीन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में गए टूर के लिए, और उन्होंने सुपरवाइज़ किया ग्रेन कलेक्शन को. और जो कुलाक्स थे उनकी रेडिंग हुई वहाँ पर. द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स. कुलाक्स कौन थे? जो बहुत वो ऐसे पीजेंट्स जो बहुत अच्छा कर रहे थे, जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अनाज उगाते थे, है ना. एज शॉर्टेज कंटिन्यूड. फिर भी जो शॉर्टेज थी ग्रेन्स की वो अभी भी वैसी की वैसी बनी रही. सो द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिव फार्म्स. तो डिसाइड किया गया कि जो फार्म्स है उनको कलेक्ट किया जाएगा. इट वॉज आर्ग्यू दैट ग्रेन शॉर्टेज व पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग. है ना, आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि जो ग्रेन की शॉर्टेज है वो इसलिए है क्योंकि जो साइज़ है एग्रीकल्चरल लैंड की वो बहुत छोटी है, बहुत छोटे छोटे लैंड्स हैं. 1917 के बाद जो लैंड दिए गए पीजेंट्स को, है ना, ये साइज़ में बहुत छोटे थे. तो जो स्मॉल साइज्ड पीजेंट फार्म थे वो मॉडर्नाइज नहीं हो पाए थे, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाते थे. तो मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करने के लिए और इंडस्ट्रियल लाइंस में लाने के लिए मशीनरी के साथ उनको तालमेल बिठाने के लिए ज़रूरी था कि एलिमिनेट किया जाए कुलाक्स को, है ना. टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट से जो ज़मीन थी किसानों से वो ले करके और एक कंट्रोल्ड लार्ज फार्म बनाया जाए. जो छोटे छोटे किसान थे उनकी छोटी छोटी ज़मीनों को लेकर के इकट्ठा करके एक बड़ा फार्म तैयार किया जाए, है ना. व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम. तो इससे क्या कहा जाता है? स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम कहा जाता है. ठीक है. 29 से जो पार्टी थी उन्होंने सभी पीजेंट्स को फोर्स किया कि वो कलेक्टिव फार्म्स में कल्टीवेट करें, अनाज उगाएं. तो जब लैंड बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर ओनरशिप भी जो है कलेक्टिव फार्म्स में होगी, कलेक्टिव ओनरशिप भी होगी. जो पीजेंट्स हैं
वो लैंड्स पर काम करते थे, और जो कुलखोज थे वो और जो कुलखोज थे वो प्रॉफिट को शेयर करते थे। पीजेंट्स enraged peasants resisted the authorities and destroy their livestock। तो जो peasants काम कर रहे थे और उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि अथॉरिटीज़ को रेसिस्ट कर दिया और जो भी उनके पास लाइव स्टॉक था उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। 29 और 31 में जो कैटल थे वो अब 1/3 ही रह गए थे। दोज हु रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन, ऐसे लोग जो कलेक्टिवाइजेशन को रेजिस्ट कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, उन्हें बहुत बुरी तरीके से पनिश किया गया। उनमें से ज़्यादातर को डिपोर्ट कर दिया गया, उन्हें एक्साइल कर दिया गया, निकाल दिया गया उनकी ज़मीनों से, उनके गाँवों से। एज दे रेजिस्टेड कलेक्टिविज़न, क्योंकि उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन का विरोध किया था, इसलिए जो पीजेंट्स थे उन्होंने आर्ग्यू दिया कि वो इतने रिच नहीं थे और सोशलिज्म के अगेंस्ट नहीं थे, है ना। दे मैरिली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म, वो कलेक्टिव फार्म्स पर काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके पास बहुत सारे कारण थे इसके पीछे। स्टालिन की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन को अलाउ किया, लेकिन इस तरह के कल्टीवेटर्स को बहुत ही अनसिंपैथेटिकली ट्रीट किया, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, है ना। कलेक्टिवाइजेशन होने के बाद भी जो प्रोडक्शन था वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा। इनफैक्ट जो बैड हार्वेस्ट था 1930 और 33 के बीच में, इसके कारण बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा सोवियत हिस्ट्री में, जो 4 मिलियन लोगों की डेथ बता रहा है उसमें कि उस समय पर लगभग 4 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी इस फेमाइन में 1930 से 33 के बीच में। मैनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज द कन्फ्यूजन in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization। तो ज़्यादातर जो लोग थे पार्टी के, उन्होंने इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए जो इकोनॉमी प्लान की गई थी कलेक्टिवाइजेशन की, तो इसको क्रिटिसाइज़ किया पार्टी के कई सारे मेंबर्स ने। स्टालिन और उसकी सिंपथाइजर जो थे उन्होंने इन क्रिटिक्स को चार्ज किया और कॉन्स्पिरेसी शुरू कर, उन्होंने क्या कहा कि ये सोशलिज्म के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, ये लोग वो हैं जो सोशलिज्म नहीं चाहते हैं रशिया में। ओके, सो एक्यूजेशन वर मेड, इस तरह के एक्यूजेस बनाए जो पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे उन्होंने, तो पूरे कंट्री में। और 1939 तक लगभग 2 मिलियन प्रिजनर और लेबरर्स के कैंप बन चुके थे, है ना। ज़्यादातर जो उनमें से थे वो सब इनोसेंट थे, लेकिन उनमें से किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी उनके सामने। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे उन्हें झूठी कन्फेशन करनी पड़ी थी टॉर्चर के अंडर में आकर के, और वो एग्जीक्यूट कर दिए गए थे कईयों को बिना किसी गलती के, बिना किसी क्राइम के। उनमें से ज़्यादातर जो थे वो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स थे। ओके, नाउ अब ये इसका पार्ट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशिया रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर। ओके, इतना जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसे आप बहुत ही केयरफुली सुनिए, समझिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगी। ओके, टिल देन गुड बाय।